इस चर्चा में स्वागत है। आज हम पृथ्वी के विविध स्थल रूपों पर बात कर रहे हैं, मतलब जमीन के जो अलग अलग रूप हैं और कैसे वो हमारी जिंदगी, हमारी संस्कृति, इन सब पर गहरा असर डालते हैं। हाँ, और इसकी शुरुआत के लिए वो अथर्ववेद का भूमि सूक्त का श्लोक कितना सही लगता है ना। हाँ बिल्कुल। मनुष्यों के भार से मुक्त, अनेक प्रकार की ऊंचाइयों, ढलानों तथा विशाल समतल भूमि से युक्त, अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न पेड़ पौधों को आधार प्रदान करती हुई हम सभी के लिए विस्तार को प्राप्त हो तथा अपनी संपन्नता को प्रदर्शित करें। पृथ्वी मेरी माता है तथा मैं उसकी संतान। ये सिर्फ सम्मान नहीं दिखाता, बल्कि एक गहरी समझ भी, पृथ्वी की विविधता, उसकी शक्ति और जीवन को संभालने की उसकी क्षमता। और यही तो हमारी आज की बातचीत का सार है कि ये ऊंचाइयां, ढलाने, समतल मैदान मतलब पर्वत, पठार मैदान, ये सब हमारे होने को कैसे आकार देते हैं। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये मुख्य स्थल रूप हैं क्या, और ये हमारे रहने सहने के तरीकों पर, अर्थव्यवस्था पर, यहाँ तक कि संस्कृति पर भी कैसे असर डालते हैं। जैसे सोचिए, अगर हम झारखंड के छोटा नाग पर पठार से चलें, हाँ, फिर प्रयागराज के मैदानों से होते हुए अल्मोड़ा की पहाड़ियों तक जाएं, पूरा नजारा ही बदल जाता है। सही कहा। वो यात्रा एक जीती जागती मिसाल है। स्थल रूप असल में पृथ्वी की सतह के वो अलग अलग चेहरे हैं जो लाखों सालों में बनते हैं। और मोटे तौर पर, जैसा आपने कहा, 3 मुख्य हिस्से हैं। हाँ। पर्वत, पठार और मैदान। हर एक की अपनी कहानी है, अपना एक चरित्र है। तो चलिए सबसे ऊंचे वाले से शुरू करते हैं। पर्वत। ये आसपास की जमीन से एकदम ऊंचे उठे हुए हिस्से होते हैं, नीचे से चौड़े, ढलान तेज और चोटी नुकीली। कुछ तो इतने ऊंचे कि हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। हाँ, और यही बर्फ, खासकर जो थोड़ी कम ऊंचाई पर होती है, वो पिघलकर हमारी नदियों को पानी देती है, और जो बहुत ऊंचाई पर है वो हमेशा के लिए जम जाती हैं, हिमनद या ग्लेशियर बन जाती हैं। और हाँ, जिसे हम पहाड़ी कह देते हैं ना, हाँ, वो असल में कम ऊंचे पर्वत ही होते हैं, जिनका शिखर थोड़ा गोल होता है, ढलान भी उतनी तेज नहीं होती। अच्छा। दुनिया की कुछ बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं। एशिया में हिमालय, यूरोप में आल्प्स, दक्षिण अमेरिका में एंडीज, हजारों किलोमीटर लंबी एवरेस्ट, कंचनजंगा, अकोंकागुआ, किलिमिंजारो, माउंट ब्लॉन्ट, और अपने दक्षिण भारत में अनाईमुड़ी। इन चोटियों का जिक्र मिलता है। यह एक दिलचस्प बात है। हिमालय जैसे जो ऊंचे नुकीले शिखर वाले पर्वत है ना, वो भूवैज्ञानिक नजरिए से युवा माने जाते हैं। युवा मतलब? युवा मतलब ये नहीं कि कल ही बने हैं, लाखों साल तो इन्हें भी हो गए, पर पृथ्वी के इतिहास के हिसाब से ये नए हैं और अभी भी ऊंचे हो रहे हैं। जबकि जैसे भारत में अरावली है, वो बहुत पुरानी श्रृंखला है और मौसम की मार सहते सहते मतलब अपरदन से घिस गई है, गोल हो गई है। और इन ऊंचाइयों पर जीवन भी अलग तरह का होता होगा। खास जंगल होते हैं, पर्वतीय वन जिन्हें कहते हैं। चीड़, देवदार, स्प्रूस जैसे नुकीली पत्ती वाले पेड़। हाँ, शंकुधारी पेड़ ये आम है। और ज्यादा ऊंचाई पर जाएं तो पेड़ भी खत्म हो जाते हैं, बस घास, काई, लाइकेन जैसी चीजें ही मिलती हैं। और याद है कालिदास ने कुमार संभव में हिमालय का कैसा वर्णन किया है? वाह, बिल्कुल। वो हिमालय को देवतात्मा, पर्वतों का राजा कहते हैं। पूरब से पश्चिम समुद्र तक फैला हुआ, जैसे पृथ्वी को नापने का कोई पैमाना हो। और वो देवदार के पेड़ों से टकराकर आने वाली ठंडी खुशबूदार हवा का जिक्र करते हैं, जो पहाड़ी लोगों की थकान मिटा देती है। ये सिर्फ खूबसूरती नहीं है, ये पहाड़ के माहौल और जीवन के रिश्ते को दिखाता है। वाह। और हाँ, प्राचीन तमिल संगम साहित्य में ऐसे पहाड़ी इलाकों को कुरुंजी कहा गया है। कुरुंजी? हाँ, कुरुंजी। ये सिर्फ ऊंचे पहाड़ नहीं, बल्कि वहाँ के खास जीवन से भी जुड़ा है, जैसे शहद इकट्ठा करना, कंदमूल जमा करना और प्रेम जैसी भावनाओं से भी। ये कुरुंजी वाली बात तो इसे और भी गहरा बना देती है। और पर्वतों पर जंगली जानवर भी तो अलग अलग तरह के होते होंगे। सुनहरे गरुड़ से लेकर हिम तेंदुए तक, जंगली भेड़ें, याक, भालू, कई अनोखे जीव। हाँ, लेकिन ये घर चुनौतियों से भरा है। खड़ी ढलाने हैं तो खेती करना मुश्किल। सही। इसलिए अक्सर घाटियों में या फिर ढलानों को काट काट कर सीढ़ी जैसे खेत बनाए जाते हैं। वेदिका कृषि या टेरेस फार्मिंग कहते हैं इसे। हाँ, देखा है। ये दिखाता है कि इंसान कैसे एडजस्ट करता है। बिल्कुल। कई जगहों पर तो खेती से ज्यादा पशुपालन ही चलता है। और प्राकृतिक आपदाओं का खतरा भी तो रहता है। भूस्खलन, बादल फटना, भारी बर्फबारी, हिमस्खलन, ठंड तो होती ही है। इसके बाद भी लोग रहते हैं वहाँ, ये गजब है। हाँ, और शायद इसका एक बड़ा कारण पर्यटन भी है। साफ हवा, सुंदर नज़ारे और फिर रोमांचक खेल, स्कीइंग, हाइकिंग, पैराग्लाइडिंग। लोग खिंचे चले आते हैं।
कई पवित्र तीर्थ स्थल भी तो इन्हीं पहाड़ों में है। सही। पर इससे भी बढ़कर ये इंसान के साहस और अनुकूलन क्षमता को दिखाता है। जैसे बछेंद्री पाल, पहली भारतीय महिला जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट फतेह किया, या अरुणिमा सिन्हा जिन्होंने एक पैर खोने के बाद भी 2013 में एवरेस्ट चढ़ा और फिर सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर गईं। ये कहानियां सिर्फ पहाड़ चढ़ने की नहीं, इंसानी जज्बे की हैं। बिल्कुल। और पर्वतों का एक आध्यात्मिक पहलू भी है। तिब्बती लोग एवरेस्ट को चोमोलुंगमा कहते हैं, जगत जननी। नेपाली सागर माथा, आकाश की देवी। कैलाश पर्वत तो खैर कितने धर्मों के लिए पवित्र है। हाँ। तो ये दिखाता है कि पर्वत सिर्फ जमीन के ऊंचे हिस्से नहीं हैं, बल्कि हमारी संस्कृति और श्रद्धा के केंद्र भी हैं। पर्वतों की ऊंचाइयों से अब थोड़ा नीचे आते हैं, पूरी तरह नहीं लेकिन थोड़ा नीचे। बात करते हैं पठारों की। ये क्या बला है? हाँ, पठार भी ऊंचे उठे हुए भूभागी हैं, पर पर्वतों से अलग। इनकी चोटी नुकीली नहीं होती, ऊपर से काफी हद तक सपाट, मेज जैसी। इसीलिए तो टेबल लैंड भी कहते हैं इनको। किनारे खड़े ढाल वाले हो सकते हैं इनके, और पर्वतों की तरह ये भी नए या पुराने हो सकते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा और बड़ा पठार तो तिब्बत का पठार है। दुनिया की छत कहते हैं उसे। करीब 4,500 मीटर औसत ऊंचाई। और भारत में दक्कन का पठार, ये तो सबसे पुराने पठारों में से है। लाखों साल पहले ज्वालामुखी के लावे से बना था। और यही ज्वालामुखी वाला इतिहास दक्कन जैसे पठारों को खास बनाता है। लावे से बनी जो काली मिट्टी होती है ना, हाँ। वो बहुत उपजाऊ होती है। कपास जैसी फसलों के लिए तो बहुत ही अच्छी। वैसे आमतौर पर पठारों की जमीन पथरीली होती है, मैदानों जितनी उपजाऊ नहीं। लेकिन पठारों का एक और बड़ा खजाना है, खनिज। अच्छा, हाँ। इसीलिए इन्हें खनिजों का भंडारगृह कहते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। दुनिया के कई बड़े माइनिंग एरियाज पठारों पर ही हैं। पूर्वी अफ्रीका का पठार सोने और हीरे के लिए मशहूर है, और अपने ही देश में छोटा नागपुर का पठार लोहा, कोयला, मैंगनीज, कितना कुछ मिलता है वहां। तो खनन वहां की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा बन जाता है। और अगर हम फिर से संगम साहित्य की थिन्ने अवधारणा से जोड़ें, तो कुछ पठारी इलाके जहां जंगल या चरागाह होते हैं, उन्हें मुल्लई प्रदेश से जोड़ा जा सकता है, जहां पशुपालन मुख्य काम होता था। ये दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग पठारों पर जीवन के तरीके भी अलग हो सकते हैं। और हाँ, पठारों पर वो शानदार झरने भी तो होते हैं। विक्टोरिया फॉल्स अफ्रीका में, भारत में हुंड्रू फॉल्स, जोग फॉल्स, नोहकालिकाई फॉल्स, ये नज़ारे भी पठारों की पहचान है। सही कहा। पठार अपनी ऊंचाई और सपाट सतह के अजीब से मेल के कारण कई तरह के मौके और चुनौतियां दोनों पेश करते हैं। तो अब ऊंचे नुकीले पर्वतों और ऊंची सपाट पठारी जमीन के बाद अब आते हैं सबसे फैले हुए भूभाग पर, मैदानों पर। इनकी क्या कहानी है? मैदान यानी दूर दूर तक फैली सपाट जमीन या हल्की लहरदार हो सकती है। यहाँ ना ऊंची पहाड़ियां होती हैं, न गहरी घाटियां। आमतौर पर समुद्र तल से इनकी ऊंचाई ज्यादा नहीं होती, करीब 300 मीटर के अंदर ही रहती है। और ये बनते कैसे हैं? इसमें नदियों का कोई रोल है क्या? सुनने में आया है कि ये ज्यादातर नदियों द्वारा पहाड़ों से बहाकर लाई गई मिट्टी, रेत, गाद, मतलब तलछट, उसके जमने से बनते हैं। एकदम सही। नदियां पहाड़ों से उपजाऊ कण लाती हैं और मैदानों में फैला देती हैं। लाखों सालों में ये प्रक्रिया चलती रहती है और विशाल उपजाऊ मैदान बन जाते हैं। और यही वजह है कि मैदान खेती के लिए सबसे अच्छी माने जाते हैं। अच्छा। यहाँ तरह तरह की फसलें उगाना आसान है, और इसीलिए यहाँ जीवन भी खूब फलता फूलता है। शायद इसीलिए दुनिया की सबसे घनी आबादी इन्हीं मैदानों में बसती है। गंगा के मैदान का उदाहरण तो गजब है। भारत की लगभग 1/4 आबादी। हाँ, समतल भूमि पर घर बनाना आसान, सड़कें बनाना आसान, खेती करना आसान, सब कुछ। जीवन मतलब सापेक्ष रूप से काफी सुगम होता है। कृषि तो खैर मुख्य आधार है ही। चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना, दालें, कपास, जूट, सब कुछ उगता है यहाँ। मछली पालन भी कई जगह महत्वपूर्ण है। और संगम साहित्य में ऐसे उपजाऊ कृषि क्षेत्रों को मरुथम कहा गया है। ये विकसित सभ्यता, व्यापार और सामाजिक ढांचों से जुड़े थे। लेकिन इस आसानी की कीमत भी चुकानी पड़ रही है, जैसा कि लग रहा है। ज्यादा खेती के लिए पानी की जरूरत बढ़ी है, तो भूमिगत जल स्तर गिर रहा है। बढ़ती आबादी का दबाव, प्रदूषण, ये सब गंगा के मैदानी इलाकों के लिए बड़ी चुनौतियां बन गई हैं। ये एक तरह का द्वंद्व है। मैदान जीवन को आसान बनाते हैं, पर उनकी भी एक सीमा है। संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। और हाँ,
मैदानों में बहने वाली नदियों का सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि गहरा सांस्कृतिक महत्व भी है। नदियों के किनारे सभ्यताएं पनपी, उनके संगम पवित्र माने गए, त्योहार मनाए गए। आज भी नदियां लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। और क्योंकि ढलान कम होती है तो नदियों में नाव चलाना भी आसान होता होगा। पुराने जमाने में व्यापार और आने जाने में मदद मिलती होगी इससे। हाँ, आज भी कई जगहों पर नावें परिवहन का साधन है। तो हमने 3 मुख्य स्थल रूप देख लिए, पर्वत, पठार, मैदान। हर एक की अपनी खासियत। लेकिन एक और महत्वपूर्ण भूदृश्य का जिक्र है जो इन सबसे बिल्कुल अलग है, मरुस्थल। हाँ, रेगिस्तान, जहाँ पानी की बहुत कमी होती है, दूर दूर तक सूखा। यहाँ का जीवन, चाहे वो पौधे हो या जानवर, इसी सूखे के हिसाब से ढला होता है। कुछ रेगिस्तान बहुत गर्म होते हैं, जैसे अफ्रीका का सहारा या भारत का थार, और कुछ ठंडे भी होते हैं, जैसे एशिया का गोबी। कुछ लोग तो बर्फीले अंटार्कटिका को भी एक तरह का ठंडा रेगिस्तान ही मानते हैं। जीवन यहाँ बेशक मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। मनुष्यों ने यहाँ भी जीने के तरीके ढूंढ ही लिए। थार मरुस्थल के समुदायों की अपनी एक अलग समृद्ध लोक संस्कृति है। उनके गीत, उनकी कहानियां, उनकी कला, ये सब उस मुश्किल माहौल में भी जीवन के रंग दिखाते हैं। बिल्कुल। और संगम साहित्य में ऐसे सूखे या कम सूखे इलाकों को पाले कहा गया है। ये अक्सर मुश्किल यात्राओं, अलगाव और संघर्ष से जुड़े होते थे, पर वहां भी जीवन का अपना एक ताना बाना था। ये तिनई वाली अवधारणा तो वाकई बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने पर्यावरण और जीवन शैली के बीच के गहरे संबंध को समझा था। चाहे वो पहाड़ों, कुरिंजी का जीवन हो, या जंगलों और शरागाहों, मुल्लय का, या उपजाऊ मैदानों, मरुथम का, या फिर तटों का नईथिल, जिसका आज हमने जिक्र नहीं किया, या फिर सूखे रेगिस्तानों, पाले का। हाँ, ये इस बात पर जोर देती है कि भूगोल सिर्फ नक्शे पर बनी लकीरें नहीं हैं। ये तय करता है कि हम क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या उगाते हैं, किन मुश्किलों का सामना करते हैं, और यहाँ तक कि हमारी कहानियां और मान्यताएं कैसी होती हैं। तो इसका कुल मतलब क्या निकला? हमने देखा कि पृथ्वी की सतह कितनी अलग अलग तरह की है। ऊंचे, चुनौतीपूर्ण पर शानदार पर्वत, ऊंचे, सपाट और अक्सर खनिजों से भरे पठार, और फैले हुए, उपजाऊ, घनी आबादी वाले मैदान। साथ ही हमने सूखे रेगिस्तानों पर भी एक नजर डाली। और हर स्थल रूप अपने रहने वालों के सामने अलग तरह के मौके और चुनौतियां रखता है। पर्वतों पर खेती मुश्किल, पर पर्यटन और खास संसाधनों की संभावना। पठारों पर खनिज, पर शायद पानी या उपजाऊ मिट्टी की कमी। मैदान खेती और बसावट के लिए अच्छे, पर आबादी और संसाधनों पर भारी दबाव। रेगिस्तान में पानी की कमी सबसे बड़ी चुनौती। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो सामने आती है वो है इंसान का लचीलापन और उसकी अनुकूलन क्षमता। हमने हर तरह के माहौल में रहना सीखा है, फलना भूलना सीखा है। वो अथर्ववेद का श्लोक फिर याद आता है, पृथ्वी मेरी माता है तथा मैं उसकी संतान। हम इसी माँ की अलग अलग गोद में पले बड़े हैं। बिल्कुल। स्थल रूप, पर्यावरण, मानव जीवन और संस्कृति, ये सब एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। चाहे हम अथर्ववेद की नज़र से देखें, या संगम साहित्य की तिनई अवधारणा से, या आज के वैज्ञानिक नज़रिए से, ये रिश्ता अटूट है। ये पृथ्वी की अद्भुत विविधता और उस पर जीवन के पनपने के अनगिनत तरीकों का एक तरह से उत्सव मनाने जैसा है। हाँ, इतिहास में देखें तो स्थल रूपों ने मानव बस्तियों, व्यापार के रास्तों, युद्धों और संस्कृतियों को आकार दिया है। पर अब यहाँ एक विचार आता है मन में। आज की दुनिया में जहाँ आधुनिक तकनीक है, तेज रफ्तार परिवहन, फौरन होने वाला संचार, एयर कंडीशनिंग जैसे कृत्रिम जलवायु नियंत्रण, क्या इन सबसे मनुष्यों और उनके भौगोलिक परिवेश के बीच का वो मौलिक रिश्ता बदल रहा है? क्या तकनीक हमें जमीन से दूर ले जा रही है, या ये रिश्ता बस एक नया रूप ले रहा है? इस पर सोचना दिलचस्प होगा।